तो हम लोगों के शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अगर ये प्रभावित हो जाए तो हम लोग बीमार पड़ जाए। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है HIV का क्या काम होता है एक्चुअली में? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ना, ये किसकी वजह से होते हैं? एक वायरल डिजीज से। ये है एक जो है वायरस से होता है, और जिनका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि मतलब अगर हम लोग रोग से लड़ते हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा इम्यून सिस्टम है, या इन्हीं पर अटैक है, तो क्या हो जाते हैं? हम लोग वीक हो जाते हैं कि हम लोग जो है आने वाले जो पैथोजन है, जो भविष्य में हम लोग को क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है, यानी इन्फेक्ट करने वाले हैं, तो हम लोग के पास डिफेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा? हम लोग को बीमार करेगा। और ये जो है HIV वायरस, ये किस ग्रुप में आते हैं? रेट्रो वायरस ग्रुप में। बीमार हम लोग क्यों होते हैं? पहला सवाल कि हम लोग बीमार ही क्यों होते हैं? इनकी कहानी ये है कि जब हम लोग क्या एशियन समय में थे ना, उस समय जो है उतना ज्ञान का विकास नहीं था। हम लोग उस समय हम लोग क्या मानते थे कि हम लोग जो बीमार होते हैं ना, जो हम लोग को बीमारी होती है, वह किनके द्वारा दिया गया होता है? भगवान के द्वारा दिया गया। मतलब ऐसे हम लोग बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे हम लोग क्या करें, सीखते गए इस फील्ड में, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया, तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हम लोग को बीमारी होती है ना, यह होता है हमारे जीवन चक्र का ही एक क्या होता है? हिस्सा होता है। यानी कि ये पार्ट्स ऑफ लाइफ क्या होता है? पार्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन फिर आगे चल करके जो है ये डिफिनेशन जो है हम लोग बदले कि जो बीमारी जो होती है ना, वह किनकी वजह से होती है? हम लोगों के ही अनुचित या कंटामिनेटेड खान पान से होता है, जिसको हम लोग वाटर एंड फूड कहते हैं। अगर हम लोग क्या करें, सही तरह से खान पान नहीं करें, सही तरह से जो है ना रहे, अपने आसपास के जो भी आपके क्या सर्कुलेशन है या आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, अगर हम लोग उसको क्या करें, सुरक्षित या साफ सफाई ना रखें, तो हम लोग क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया? चेंज हो गया कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों के ही कारण से, क्योंकि ताकि हम लोग क्या, अगर हम लोग क्या करें, गंदा खाना गंदा पानी पीते हैं ना, तो इससे हम लोग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। अगर सराउंडिंग बढ़िया नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो पहला कारण कि जो अभी हम लोग कहते हैं कि हम अपने ही कारण से क्या होते हैं? बीमार होते हैं। चाहे वो डिफिशियंसी के कारण हो, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, चाहे वो विटामिन की कमी हो, चाहे वो किसकी कमी हो, किसी हार्मोन्स की कमी हो, चाहे वो आपके क्या है न्यूट्रिशंस में जो उपस्थित क्या है पोषक तत्व हैं उनकी कमी से। और दूसरा जो है तरीका है कि अगर कोई क्या आ जाए बाहर से, जो है हमारे पैथोजेंस आ जाए, पैथोजेंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रोगजनक, क्या कहते हैं? रोगजनक, यानी जिसको, यानी कि जो हमें क्या कर दे? बीमार कर दे, इन्फेक्ट कर दे। तो इन्फेक्शन कब करेंगे? जब मान लीजिए कि कोई बाहर से जो है हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमिंथ, आपके प्रोटोजोअल डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं, ये सब क्या कर देंगे? हमारे शरीर पर अटैक, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार। तो उनका सबसे बढ़िया है कि वो अगर हम लोग को बीमार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके वो जो उनका जो डिफेंस है वो कितना हद तक हम लोगों से लड़ सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है अगर हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा होगा, पावरफुल होगा, तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में, जैसे गांव क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मिडिल क्लास के, जो ऐसे जो है ठंडी में भी घूमते रहते हैं, और देखिएगा सड़क किनारे वो ऐसे चलते हैं, उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि ताकि सारे बच्चे को क्या कर सके, वो अच्छे अच्छे सामान उपलब्ध करा सके, जैसे खाने की चीजें हों, रहने के लिए घर हो और पहनने के लिए कपड़े हों। क्योंकि ये इस वे में जाता है कि वो या तो जो है अशिक्षित परिवार है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्या हैं, बच्चे हैं,
जो कि किसको करता है, एम्पियर करता है, आगे बढ़ाता है हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को। मतलब कि आपने देखा होगा ऐसे भी गांव में ऐसे क्या होते हैं, परिवार होते हैं, फैमिली होते हैं, जिसकी फैमिली में जो है 10-12 बच्चे होते हैं, और वहां आप कंपेरिजन कर सकते हैं, जिनके पास 2 बच्चे हैं वो सही तरह से उनका लालन पालन कर पाते हैं, पढ़ाई उपलब्ध करा पाते हैं, मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं, और दूसरा साइड आप देख लीजिए उन परिवार को जिनके पास काफी संतान है, बच्चे हैं, तो क्या वो उपलब्ध करा पाते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है जैसे ही वहां पर क्या पर यूनिट इंडिविजुअल्स है, वहां क्या है संख्या ज्यादा है ना, संख्या ज्यादा है, इस वजह से उपलब्ध। तो पहला कि हम लोग जो है अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो हम लोग जितनी सारी सुविधाएं होंगी उनको, चाहे पढ़ने से लेकर के रहने पढ़ने से लेकर के मेडिकल तक, मतलब जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज भी करना है हम लोग, तो इतना तक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उतने ही क्या करने हैं हम लोग को, जो कि आपका पहला जो है 1951 जो कि फैमिली प्लानिंग कहता है, जिसको हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है अवेयरनेस है, जागरूकता के लिए, जैसे कि हम तो हमारे जो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे, लेकिन यह भारत में 1951 में ही लागू हुआ, लेकिन आज भी हम लोग ऐसे समाज ऐसे गांव है हमारे भारत में जो कि इससे बहुत दूर है। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, अशिक्षित परिवार होते हैं जो मिथ्या वाली बातें, जैसे कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है कुछ कहे सुने, जैसे कि ये इसने ये कहा, ये इसने कहा, लेकिन सही बात क्या है वो हम लोग आज भी नहीं जानते। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, या किसी भी अन्य दर्जे के, जैसे महिला या पुरुष ही जो है हमारे अंकल दादा पापा होते हैं, उधर जो है आपके जो है इस साइड है ना, तो यहाँ तक कि हम लोग जो समाज में खुलकर भी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, मतलब नहीं बोल पाते हैं। ये एक कि हम लोगों के समाज में या हम लोग के पेरेंट्स में एक ऐसा नहीं बन पाता है कि वो हम लोग को खुलकर जो है इसके बारे में बता सके। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए जो है एक बड़ा ये है कि आप अगर नहीं जानिएगा, नहीं जागरूक होइएगा, तो वही कहीं सुनी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, बिलीव करेंगे, बात मानेंगे, जिससे हम लोग हो सकते हैं कि उस गलत अवधारणा या गलत बातों पर चलकर ही हम लोग क्या करें, उस गलत जो हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, अगर वो करें तो वो क्या हो जाए, हम लोग जो है क्या हो सकते हैं, उन गलत अवधारणाओं का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का, एक है डिफिशियंसी, दूसरा क्या है पैथोजेनिक, यानी कि अगर हम लोगों को पोषण सही से नहीं मिलेगा तो हम लोग बीमार हो जाए। दूसरा, अगर जो है बाहरी पैथोजन अटैक करेंगे तो भी हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो पैथोजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं या रोग कारक कहते हैं। तो ये रोग कारक कितने तरह के होते हैं? पहला कि आपके जो है आप जानते हैं जीवाणु का नाम सुने, विषाणु का नाम सुने, प्रोटोजोआ का नाम सुने, कृमि का नाम सुने, ये सब क्या है, पैथोजेनिक एजेंट है, जिसको हम लोग कॉजिंग एजेंट भी कहते हैं। यही क्या करते हैं, हम लोगों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर वो हम लोग को रोग उत्पन्न कर रहे हैं, अगर वो हम लोगों को रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो है क्या है, डिफेंस अच्छा है, वो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। चाहे वो जैसे ही परवरिश करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जैसे एक मुद्दा उठाया गया मलेरिया, मलेरिया बीमारी है, एक क्या है प्रोटोजुअल बीमारी, यह प्रोटोजुआ से है। प्रोटोजुआ में आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, और प्लाज्मोडियम विवैक्स से जो है इसमें क्या है, 3 स्पीशीज हैं, पहला विवैक्स, प्लेसीपेरम और मलेरिया, ये 3 क्या है, उनके स्पीशीज है, किसके, प्लाज्मोडियम, जो क्या करते हैं मलेरिया उत्पन्न, और इनका जो क्या है ट्रांसमिटिंग एजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पहुंचाने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने वाले होते हैं, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। एजेंट मतलब होता है दलाल। इनका क्या काम होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाना, और यह कौन काम करता है, मादा एनोफिलीज मच्छर करता है। क्या करता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। और जैसे ही हम लोग क्या होते हैं, मलेरिया से पीड़ित होते हैं, कोई भी जो है स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है, तो वहां पर देखिएगा कि जो सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वह कैसा होता है कि बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है उसमें क्या बॉडी एजेस होते हैं, मतलब क्या चीज मस्कुलर जो है लगेगा, क्या होता है कपकपी के साथ जो है दर्द का अनुभव होता है, नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमारे शरीर में क्या होता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी है हमारे शरीर में, तो लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे,
होंगे ना जी। अगर वो नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हैं। अगर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हुआ तो हम लोगों में, और देखिए ये बीमारी है ना, ये भी सिम्टम्स रखते हैं। देखिए कितना है ये एडवांस है कि बीमारी हुआ, अगर हम लोग बीमार से ग्रसित होते हैं तो वो भी सिम्टम्स लाता है, मतलब कुछ लक्षण प्रकट होते हैं जिससे हम लोग समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं कि, और जैसे कि अब बीमार हो तो क्या होता है कि हम लोग जो डेली लाइफ में काम करते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह से जगते हैं और जो रात्रि तक का दिनचर्या होता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है तो हम लोग ये नहीं कर पाते। एक ऐसी भी बीमारी है जिसको हम लोग बीमारी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्बेंस नहीं करती। एक बीमारी का नाम बताते हैं विटिलिगो। क्या है? विटिलिगो। आपने समाज में देखा होगा कि वहां पर जो है क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिसका जो है शरीर जो है ना, कहीं चितकबरे आप बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लैक पूरा शरीर में रहता है। तो इस कंडीशंस में क्या कहते हैं? विटिलिगो। और WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हम लोग उसी कंडीशंस में शरीर को या किसी को हम लोग बीमारी बोलेंगे जो क्या होंगे, फिजिकली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग को क्या करें, इम्पैक्ट करें। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बीमार हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे अगर क्या होता है, पुरुष स्त्री वो स्वस्थ हैं, वैवाहिक जीवन यानी कि दोनों मैरिड हैं, लेकिन क्या होता है कुछ साल के बाद, आफ्टर मैरिज के बाद जो है 4-5 साल क्या होता है, बाल बच्चा नहीं है, तो उसको भी हम लोग उस कंडीशन में क्या कहते हैं, बीमार कहता है ना, बीमार। तो ये बहुत सारा, जैसे मान लेते हैं कि और बच्चे पैदा करना क्या है, एक चांस नहीं है बल्कि क्या है, चॉइस है। ये बात आपको याद रखनी है। समाज में और जो भी क्या है व्यक्ति हैं उनको ये पता होना चाहिए, और पता कब होगा, जब हम लोग जो है इन सारी चीजों की जानकारी रखेंगे। बच्चे पैदा करना कोई चांस नहीं है बल्कि क्या है, चॉइस है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अनुसार क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हम दो हमारे दो जो कि क्या 1951 ईस्वी में ही भारत में फैमिली प्लानिंग आया, लेकिन उस समय का जो प्रयास अभी भी हम लोगों में, आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितना है ना जी। और पॉपुलेशन अगर है तो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ने वाली है। क्योंकि जो है उस पॉपुलेशन को क्या चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जो कि आपको अफोर्ड करने हैं इसी नेचर से। क्योंकि ये सारे वस्त्र, खाना और रहना पीना जो भी आपका क्या होगा, जरूरत की चीजें होंगी, इसी नेचर से मिलने वाली। क्योंकि आप अगर कपड़े की बात करें तो आपके जो भी आपके क्या प्लांट है वो आपको दे रहे हैं, या कुछ इंसेक्ट्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, इन संसाधनों का जुटा रहे हैं ना, इन संसाधनों को दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आपके प्लांट दे रहे हैं, रहने का जो घर है, आवास है, जगह है, वो हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे कौन दे रहे हैं, प्लांट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक जगह जो इनका है कि हमारे जो जिसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं वो जुटा रहे। तो अगर हम लोग क्या करें, पॉपुलेशन बढ़ाएं, तो इससे क्या होगा, जो जरूरत की चीजें हैं जो हम लोग कम इंडिविजुअल्स में उपलब्ध करा सकते, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। हम लोग सबको नहीं ना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि हम लोग करते हैं कि जो कम ही बच्चे पैदा हों, या इस तरह का जो हम लोग अवेयरनेस, जागरूकता, जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा गाँव में आता है कभी कभी ये करने के लिए, जागरूक करने के लिए, मोबाइल से, टीवी से या लैपटॉप से कुछ करके आता है ना, ग्रुप्स करके आता है और बोल कर चला जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि आप जो है उनके प्रति जागरूक हों, उनके बारे में समझें, उनके बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं, अपने बच्चे को बताएं, ताकि वो क्या हो सके, उनके प्रति जागरूक होकर के गलत अवधारणाओं या मिथ्याओं का शिकार ना हो। ठीक है। और कुछ ऐसे कंडीशंस है, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कंडीशंस हमारे शरीर के, जैसे ही बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, कुछ बदलाव होते हैं। और यह बदलाव क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर में जो क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसमें धीरे धीरे विकास होगा, तो वो क्या करेंगे, अंग सही से काम करेंगे। दैट मींस कि हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है तो बिहेवियर्स आते हैं, मतलब व्यवहारिक गुण जो है ना प्रकट होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गुण परिलक्षित होते हैं, सामने आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपोजिट सेक्स के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़का लड़की के बीच क्या होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो यह किस स्टेज में होता है,
यानी कि शरीर के अंदर क्या होता है, जो प्रजनन अंग है ना उनकी बनावट यानी वो पूरी तरह से परिपक्व हो रहे होते हैं, और दूसरा कि सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो उस समय जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर क्या करें सही मायने में अगर इसके प्रति हम लोग जागरूक रहें तो बहुत सारी परेशानियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला बीमारी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं, और एड्स जो है और दूसरे HIV, ये दो अलग अलग बात है। एड्स जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक क्या है, बीमारी है, यानी कि बीमारी का एक ग्रुप्स है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्रुप के अनेक लक्षणों का क्या है, समावेश है, इज ए सिंड्रोम। और इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों का डिफेंस है, जैसे कि हम लोगों के जो है कंट्रीज हैं, देश हैं, या वहां पर क्या होता है, बॉर्डर होता है ना, वहां पर क्या होता है, लड़ाई होती है। किसके बीच लड़ाई होती है, तो आने वाले जो हमारे जो है कंट्री दुश्मन जो है वो ना घुस सके। तो हम लोगों के शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अगर ये प्रभावित हो जाए तो हम लोग बीमार पड़ जाए। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है HIV का क्या काम होता है, एक्चुअली में एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ना, यह किसकी वजह से होते हैं, एक वायरल डिजीज से। ये है एक जो है वायरस से होता है, और इनका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है। जैसे कि मतलब अगर हम लोग रोग से लड़ते हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा इम्यून सिस्टम है, या इन्हीं पर अटैक करता है, तो क्या हो जाते हैं, हम लोग वीक हो जाते हैं। कि हम लोग जो आने वाले जो पैथोजन है, जो भविष्य में हम लोग को क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, यानी इन्फेक्ट करने वाले हैं, तो हम लोग के पास डिफेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, हम लोग को बीमार करेगा। और ये जो है HIV वायरस, ये किस ग्रुप में आते हैं, रेट्रो वायरस ग्रुप में। रेट्रो वायरस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे have an envelope या enclosing RNA genome, यह क्या कर देता है, हम लोग का जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है उनको पूरा कर देता है, घेर करके रखता है, वो बाहर कहाँ जाए, पूरा क्या कर देता है, घेर करके रखता है। मतलब कि हम लोगों का जो है, हम लोग की जो इम्यून सिस्टम है पूरा कंट्रोल कौन कर देता है, कौन करने वाला है, HIV। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक होगा। हम लोग के जीनोमिक सिस्टम को ही यह क्या कर देता है, कब्जा करके रखता है। ठीक है, आगे आ जाइए, इनके क्या क्या सिम्पटम्स, इनके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला है सम मंथ्स अप टू 5 to 10 years, यानी कि इनके लक्षण प्रकट होंगे, कब होंगे, कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद, जैसे 5 साल 10 साल के बाद इनके लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता है इस तरह के वायरल डिजीज का, तो पता कब चलेगा, 5 से 10 साल के बाद, क्योंकि इसमें जो है स्टेजेस होते हैं। लास्ट स्टेज या तीसरे स्टेज में जो है ना, इनका लक्षण प्रकट होना शुरू होता है। दूसरा लक्षण है वेट लॉस। अगर क्या हो, शरीर के वजन में गिरावट होने शुरू होना, तो इनके लक्षण हो सकते हैं एड्स के लक्षण। घाव होना, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो सिस्टम पर जो है या एक्सटर्नली रूप से क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, जिससे जो है बाहरी रूप से वहां पर क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन या घाव होना जो है या दिखना शुरू होता है। आगे है वीकनेस, यानी थकावट महसूस होना, इसके लक्षण है HIV एड्स के लक्षण है। ठीक है, आगे आ जाइए, इसका जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन मतलब होता है संचरण। संचरण एक शरीर से एक दूसरे शरीर में इस तरह से फैल सकता है। मतलब कि अगर क्या होना है किसी व्यक्ति को है, तो वह एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे फैल सकता है, जैसे मलेरिया है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह से फैल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो है क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस। मतलब अगर क्या हो, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, अगर क्या हो, एक प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति से क्या करे, इंटरकोर्स करे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, या शारीरिक रूप से वो क्या करे, एक दूसरे से जुड़े, तो यहाँ पर जो क्या है, एड्स होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या संभव हो सकता है जो है उनको भी क्या हो सकते हैं, एड्स हो सकते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड्स, यानी कि खून का जो क्या होता है प्रवाह, जैसे मान लीजिए किसी को रक्त की आवश्यकता है,
तो यहाँ पर इमरजेंसी की केस में हम लोग कितनों इमरजेंसी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिना एलिसा टेस्ट किए, HIV टेस्ट किए, फ्लू टेस्ट किए, RS फैक्टर टेस्ट किए हम लोग जो है ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो उस समय जो है इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो जो आपके क्या है पीड़ित व्यक्ति हैं जिससे हम लोग ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है, इन्फेक्शन तो नहीं है, इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर किनसे हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकते हैं। कब होंगे, जब हम लोग टेस्ट सही ढंग से ना करेंगे, तब जो है एक स्वस्थ व्यक्ति इन सिंड्रोम्स का शिकार हो सकता है। ठीक है, आगे आइए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर क्या हो, एक पीड़ित माता इस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित हों तो उनके बच्चे में भी इस तरह के इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस ट्रांसमिट हो सकते हैं। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा मतलब क्या होता है कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वह एक कनेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। किनसे, मदर और बेबी से। वो एक जोड़ीनुमा संरचना से आते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन होता है, उनका गैसेस एक्सचेंज होता है, उनमें क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ये सारी प्रोसेस, ये सारे जो वाइटल प्रोसेस हैं उन्हीं प्लेसेंटा के द्वारा होती हैं। तो आने वाले जो समय में जब क्या होता है, उनका डिलीवरी होता है, बच्चे इस दुनिया में बाहर आते हैं, तो दोनों को क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोले, प्लेसेंटा, हिंदी में बोले तो अपड़ा। तो इनके थ्रू भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। आगे आते हैं कि नॉट ट्रांसमिटेड बाय, ये जो है इन कारणों से नहीं फैलते। तो कौन कौन कारण है, यानी कि टच, एनी टच, दैट मींस कि अगर आप किसी संचरित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किस किस तरह से, या आप क्या करते हैं, साथ में सोते हैं, दूसरा ईटिंग करते हैं, गले मिलते हैं, हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाते हैं, तो इस तरह से जो है HIV एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स जो हैं ये संचरित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हाई रिस्क कैटेगरीज, यानी कि क्या क्या हम लोग करें जिससे जो है इनके आने का खतरा या इन्फेक्ट होने का खतरा ज्यादा होता है। पहला है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, दूसरा है अननोन पार्टनर्स, यानी कि अगर क्या हो, हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो क्या है इस बीमारी का शिकार है, या अननोन पर्सन से अगर क्या हो इंटरकोर्स करें, सेक्सुअल रिलेशनशिप या संबंध, शारीरिक संबंध बनाए, तो क्या हो सकता है, इस बीमारी से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर क्या हो ब्लड चढ़ाने के समय इन चीजों का खास ख्याल ना रखा जाए तो हम लोग इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तीसरा है चिल्ड्रन बॉर्न HIV इन्फेक्टेड मदर, अगर क्या हो माता को इस तरह के सिम्टम्स हो, बीमारी हो, तो उनके आने वाले बच्चे में भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनपान कहते हैं। आगे आइए डायग्नोसिस, निदान क्या क्या है। तो पहला है हम लोग क्या करते हैं, वायरल कल्चर टेस्ट करते हैं। पहला एलिसा, इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इस टेस्ट की मदद से हम लोग जो है इसमें उपस्थित HIV एड्स वायरस का पता लगाते हैं, और जिसके जो है हम लोग जानते हैं कि क्या एक व्यक्ति इस तरह के सिंड्रोम से पीड़ित है या नहीं है। आगे आगे PCR टेस्ट, इसको हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहते हैं। ये भी एक है डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के। आगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, इससे जो है हम लोग पता करते हैं क्या खून में जो है इस तरह के जो है वायरस उपलब्ध है या मौजूद है या नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। आगे आगे ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट जो है नहीं कोई दवा। अब तक क्या है, इससे हम लोग रोक सकते हैं, तो इसके लिए जो है क्या है, यूज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, हम लोग जो है ना इनको रोक सकते हैं जहां तक रोक। तो इनका कोई प्रिवेंशन। दूसरा है कि आप तभी बच सकते हैं इससे जब क्या है, पहला है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम लोग एक ऐसा उपाय करें जिससे ये बीमारी हो ही ना, तो इस बीमारी से बचने का अच्छा और बेस्ट उपाय है अगर क्या करें, हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटीज करें, कुछ ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे हम लोग इन सिंड्रोम से पीड़ित ही ना हो। तो देखिए क्या प्रिवेंशन में आप
सेफ सेल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर क्या करते हैं मल्टीपल या अननोन पर्सन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका क्या है कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसको हम लोग बैरियर मेथड्स कहते हैं, बैरियर मेथड्स। और ये फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन की विधियों में आते हैं। हम आपको बता दें, पहला मेथड्स जो होता है वह होता है नेचुरल मेथड्स, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी युक्तियां अपनाई जाती हैं और जिसकी वजह से हम लोग जो है बच्चों पर क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। पहला मेथड है आपका नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। दूसरा है आपका केमिकल मेथड, जिसको हम लोग रासायनिक विधि कहते हैं। तीसरा मेथड है आपके जो है यहाँ पर जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिसको हम लोग अंतःगर्भाशयी युक्तियां कहते हैं। आगे है आपका सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड जिसको हम लोग सर्जरी विधि कहते हैं। ओरल मेथड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख में ली जाने वाली दवाई, जिसको आप जो गांव में चलता है बहुत सारे ऐसे जो पॉपुलर ओरल कंट्रासेप्शंस हैं, जिसको हम लोग दवाई कहते हैं, टैबलेट्स कहते हैं। जैसे कि आपका सहेली है, नाम सुने होंगे सहेली का, एक दवाई आता है। और एक है इमरजेंसी मेथड, जिसको अनवांटेड 72 कहा जाता है। इनसे जो है आप क्या कर सकते हैं, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, मतलब आपातकालीन विधियां। अगर क्या हो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि अनवांटेड सेक्स, तो इसमें अनचाहे गर्भ से बचने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे रेप, यहाँ पर जो है अनवांटेड सेक्स होता है। तो इस कंडीशंस में अगर वो चाहे और ना चाहे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिससे हम लोग इन चीजों से हम लोग बच सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी दवाई है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके इन सारे प्रताड़नाओं से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला है सेफ सेक्स। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ कंट्रासेप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स को हम लोग टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली में ये टर्मिनेशन मेथड जो है सबसे लास्ट मेथड है कि आप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशंस विधि कहते हैं, ये लास्ट में किया जाता है। और इसके बाद जो है ना कभी भी एक स्वस्थ दंपत्ति बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। और जितना भी आपका है नेचुरल मेथड्स हैं, आपके बैरियर मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, ओरल कंट्रासेप्शंस है, उसके बाद आपका क्या है इमरजेंसी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर ये अपनाते हैं तो कुछ दिनों तक जितना आपका क्या है, मतलब कि जो दंपति है उनकी इच्छा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन टर्मिनेशन के बाद इसको हम लोग सर्जिकल मेथड्स कहते हैं। और जो पुरुषों में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। उसको हम लोग किताबी भाषा में वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। और महिलाओं में भी क्या होता है, इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और ज्यादातर देखिए हम लोगों के समाज में बहुत ये होता है कि जितना भी प्रताड़ना होता है, जितने भी कष्ट होते हैं, वो सब के सब हम लोग महिलाओं से होते हैं। महिलाएं ही क्या करें, बच्चे पैदा करें, महिलाएं ही आकर क्या करें, उनका ख्याल रखें, महिलाएं उनको सारे सामान जुटाएं, महिलाएं ही लास्ट में क्या करें, महिलाएं ही क्या करें, नसबंदी भी कराएं। तो ऐसा अगर होता है नेचुरल मेथड्स में, अगर क्या हो, दोनों का स्वस्थ रहना, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होना, अच्छा होना, वेल होना, और सही तरह से काम करना, एक रिलीजन करना, स्पर्म्स बनाना, और साथ साथ मीटिंग करना, ये सब अगर कंडीशंस हैं तो बच्चे आए। लेकिन क्या हो, अगर हम लोग दोनों में से क्या करें, एक को जो है ऐसा कर दें या कोई मेथड अपना करके जो है एक को रोक दें, या तो अंडे नहीं बनेंगे या तो स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म जो है वह एग्स को फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो यहाँ पर संतान को रोका जा सकता है। तो ये भी प्रताड़नाएं जो है महिलाओं को ही सहनी पड़ती है समाज में। तो पुरुष नसबंदी जो है आप देखे होंगे 100 में बहुत ही ऐसे कम होंगे कि जो बोलेगा कि नहीं पुरुष करा देगा, स्त्री को ही ये कराना होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये हम लोगों की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है। जो आप देख रहे हैं ये सोशल हमारे क्या है मुद्दे हैं, ये सोशल मुद्दा है। और ये जो है एक ही चीज से हो सकता है जब हम लोग जागरूक हो। चाहे वो आप अकेले जो है समाज को एक नया मोड़ नहीं दे सकते, आपको सहयोग करना होगा। और एक चीज बता दें, आने वाले जो समय है, जो हम लोग का क्या पीढ़ी है अभी जो चल रहा है, अगर ये जागरूक ना हो तो आने वाले समय में क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हम ही लोग अगर अशिक्षित हों, इन सब के बारे में ना जाने, तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या शिक्षा दें, है ना। और समस्या ये है कि हम लोगों के समाज में जो चाचा है, दादा है, दादी है, चाची है, जो भी है, मम्मी है, चाची, कुछ भी है ना, तो वो सब छोड़ करके
क्या करते हैं, इस चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, ये हम लोग की विडंबना है। और होता क्या है कि दोस्त लोग इस सब के बात पर हम लोग रहते हैं, तो अगर वो जागरूक हैं तो, अगर नहीं जागरूक हैं तो आप किसी पढ़े लिखे या जागरूक व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास जो स्वास्थ्य संगठन है, आपके स्वास्थ्य कार्यालय है या नहीं तो क्या अस्पताल है, वहां जाकर के आप परामर्श ले सकते हैं या कुछ भी समस्या होती है। और किसी भी कहीं सुनी या गलत अवधारणाओं का शिकार नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे, वही सिरिंज अपनाएंगे, वही सीजर्स, वही फॉर्सेप्स, वही नीडल हम लोग लेंगे, जो क्या होगा एक बार, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, पैकेज से खोलेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल होता है गाँव घरों में, एक नीडल होता है, उससे हम लोग जो है पूरा गाँव भर लेते हैं। देखते हैं ना, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्या कर सकता है, इस चीजों को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि एसटीडी को बढ़ावा दे सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और इसमें जो है आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में पहला HIV, इसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया पहला। दूसरा है आपका गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी। ये सब क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ट्रांसमिट फैलते हैं। तो क्या है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, हम लोग क्या करेंगे, एक नया डिस्पोजल का इस्तेमाल करेंगे, सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। आगे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। अगर समाज में इनके प्रति क्या हो, जागरूकता हो। आपने देखा होगा कि जब आता है ना गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो कुछ सामान लेकर, जैसे कि एक किताब है, जैसे हम इस तरह का, इस तरह का आता है ना, आपने देखा होगा, भेंट हुआ होगा, अगर आता है ना कोई प्रचार के लिए, इनके प्रति जो आप ये गांव में माइक लगा के हल्ला करता है ना, तो उस समय बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं, जैसे लिखा हुआ यूनिसेफ, तो ये क्या करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं कि हमारे समाज में कुछ जो है मिथ्याएं हैं, कुछ गलत अवधारणाएं हैं, जिसको क्या करता है, वो समाज में जो गलत अवधारणा है उनका शिकार ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि हम लोग इन गलत अवधारणाओं से लड़ सके मतलब ये नहीं लड़ाई करना, आपको उन चीजों को नहीं मानना और अच्छी और सही जानकारी पर ही चलना है, नहीं तो ये होता है अवेयरनेस अबाउट सेक्स। आप तब बच सकते हैं जब क्या हो, सही जानकारी हो और जागरूकता हो, आप एक दूसरे को क्या कर सके, अवेयर करा सके, जागरूक करा सके, और जागरूक सही मायने में सही जानकारी। और सबसे लास्ट में एक बात बताएंगे, यही प्रिवेंशन इज बेटर देन रोकथाम। अगर हम लोग क्या कहें कि हम लोग बीमारी अगर बीमार होंगे तो हम लोग इलाज जरूर करें, लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम लोग बीमार ही ना